नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज ये जो न्यूज़ है ना वो मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई के लिए है। पर पहला अगर मैं कहिए तो बैड न्यूज़ बताऊं कि गुड न्यूज़ बताऊं, तो चलिए शुरुआत जो है ना तो थोड़ा सा बैड न्यूज़ से कर लेते हैं, फिर इसके बाद अच्छी न्यूज़ बताऊंगा। तो बैड न्यूज़ ये है कि अगस्त का महीना आने वाला बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है प्राइवेट आईटीआई पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कि जो 89 आईटीआई थी जिसकी जांच चल रही थी उसका डीएफिलिएशन का ऑर्डर आने वाला है, बस आने ही वाला है ना। राजस्थान के आ गए हैं 32 आईटीआई के, अब मध्य प्रदेश के आने ही वाले हैं। तो इस पे जो दलाली हुई है, इस पे जो कुछ कथा कथित, सही बोलूंगा मैं, जो कुछ कथा कथित अध्यक्ष बने बैठे थे और जो दलाली कर रहे थे बाबुओं से मिल करके, अधिकारियों से मिल करके कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, मैनेज करवा देंगे, तो वो भी अब पोल पट्टी खुलेगी कि अपनों के साथ कैसे धोखा किए हैं और उनको मैं सामने ले आऊंगा कि ये फला व्यक्ति है, फला व्यक्तियों के साथ में क्या किए। और इस पर भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट भी अपने यहाँ के कर्मचारियों और अफसरों को चेतावनी दी है। उसमें से एक दो अफसरों को हटाया भी है, कर्मचारियों को जो कथा कथित से बैठे हुए थे, पूरे सिस्टम को हैक करके बैठे हुए थे। आपने देखा होगा महीने, 1.5-2 महीने पहले मैंने उनको हटवाया था। अब बड़े स्तर पर ये कार्रवाई करवाने वाला हूं। तो एक तरह से जो दलाली चल रही थी, माफियागिरी चल रही थी, वो अब बंद होने वाली है और नए लोगों की अब एंट्री होगी। ठीक है। और वो दलाल जो दलाल ही हैं, वो जो सरकार के साथ नहीं सिस्टम के साथ मिले थे और जो ये सब काम करवाते थे, फिक्सिंग करवाते थे, आईटीआई वालों को डराते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और कलेक्शन होता था, तो अब उस पर बहुत बड़ा खुलासा होगा। चलिए, ये तो बैड न्यूज हो गई है ना, और डीएफिलिएशन का ऑर्डर आने में। और आज मैं बता दूं कि मतलब मैंने कल 26 तारीख को एक मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई के साथ में बहुत अच्छी चीज़ हुई और ये मेरी मेहनत लगभग 6 महीने से थी। अधिकारियों से, मैं बड़े अधिकारियों, सीओ साहब और डायरेक्टर और पीएस, हालांकि पीएस तो जब मैं बीच में मेहनत किया तो जो पीएस थे संजय गोयल साहब, सेक्रेटरी साहब थे, वो चेंज हो गए। तो चेंज हो गए तो दूसरे सेक्रेटरी आए, दूसरे सेक्रेटरी को फिर सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की बताते बताते टाइम लगता है। हालांकि सीओ साहब श्री सोमेश मिश्रा जी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को और हर्षिता मैडम ने बहुत सपोर्ट किया कि प्राइवेट आईटीआई वालों को भी उनको एक मौका दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए और जब भी कोई नियम, कानून या कोई ऐसी चीज़ें हो तो उनको जरूर बुलाया जाए। तो एक चीज़ थी कि मध्य प्रदेश में 2018 के बाद कोई एनओसी के लिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि 2018 के बाद एनओसी के लिए कोई भी एसओपी नहीं बनी थी। और जो एसओपी बनी थी 2018 की, वो उसमें क्या था कि उसके चक्कर में बहुत सारे जगह पे ऐसे लगा हुआ था कि नेशनल एवरेज सीट के तहत में कोई सीट नहीं बढ़ा सकता था या कोई आईटीआई नहीं खोल सकता था। बड़े बड़े जगह में जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर या बड़े बड़े जगह पर जो है तो नेशनल सीट के एवरेज में जो है तो नहीं खोल सकते थे। और इस बार जो एनओसी के लिए दायर हुए तो बहुत सारे लोगों ने आईटीआई बनाया, करोड़ों रुपए खर्चा किया, लेकिन वो एनओसी उनको नहीं मिली इसके कारण से। तो इस पर मैंने लगा बिना स्वार्थ के, जो मेरे ऊपर उंगली उठती है कि आईटीआई के लिए ये है, तो आप सुनिए मैंने कितना बड़ा काम करवाया। मैंने जो है तो बड़े अधिकारियों से मिला और बोला कि सर 2018 के जो नियम बने हुए हैं वो गलत हैं। उस समय पर थी ये चीजें, लेकिन अब ये हो गया। 2022 में मैंने जब उनको याद दिलवाया कि सर 2022 में डीजीटी ने एसएससी कमेटी की जो है तो निर्माण किया है और वो निर्माण का मैंने कागज दिया, जिसमें सर मैंने बताया कि सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर और सीईओ इसके अधिकारी होते हैं। करीबन 11-12 इसमें जो है तो मेंबर हैं और इसमें अफिलिएशन, एडमिशन, एग्जाम को लेकर के सारी चीजों की कमेटी है। जब मैंने उनको बताया, चूंकि नीचे के जो अधिकारी थे वो नहीं चाह रहे थे कि दोबारा जो
जो है तो एनओसी की एसओपी बने, जिसमें उनकी जो है तो पोल पट्टी खुल जाएगी। जब मैंने बड़े अधिकारियों को बताया तो इसमें सीईओ साहब ने बहुत एग्रेसिव होकर के, बहुत आगे आकर के इस चीज़ को लिए और उन्होंने एक एसओपी बनाया जो एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों के लिए। और मैंने बोला कि सर इस पे जो है तो कम से कम आप बहुत लोगों को नहीं बुला सकते, सबको बुलाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना टाइम नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट आईटीआई के सारे प्रिंसिपलों को बुलाया था और फिर उन्होंने जगह दिया प्राइवेट आईटीआई के 2 अध्यक्षों को दिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 हैं, एक जो इधर के हैं तो विकास चौधरी जी जो सबसे पुरानी है, और दूसरे जो है तो जबलपुर जोन से जो है तो श्री विष्णु त्यागी जी। और दोनों ने अपनी बात को रखा एनओसी के समय में। 2 चीज़ें जो रखी हैं वो मैं बता दूं। एक तो बताया कि सर जो चलिए सिटी में जो भी आईटीआई खुली हुई हैं तो उनमें सर लैंड की लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहाँ पाएंगे हम 1.07 एकड़ ज़मीन, तो उनको भी अगर अपग्रेड करना है तो उनके लिए छूट दी जाए और 4 टेड जो है तो एक साथ ना किया जाए, 2 टेड 1 टेड बढ़ाने के लिए किया जाए आपकी। चूंकि देखिए एनओसी क्या होता है, वो स्टेट का मामला होता है, वो डीजीटी का मामला नहीं होता है। और मैं चाह रहा था कि ये डायरेक्टर लोग जो है तो अपनी बात को जब रखें और ये जो प्रेसिडेंट है दोनों विकास चौधरी और विष्णु जी ये बात रखें, फिर इस बात को जो है तो मैं मंडे को जाऊंगा मीटिंग करने तो उनसे बोलूंगा कि ये बात डीजीटी तक रखें, सरकार तक रखें, और ये मैं निश्चित करवाऊंगा अगर सब कुछ सही रहा तो। और इन दोनों ने अध्यक्षों ने मेरे को ये बोला है कि सर हमारे साथ आप आइए और इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की जो बहुत सारी कमियां हैं उन कमियों को ठीक करते हैं। तो मैं विकास चौधरी जी को और विष्णु त्यागी जी को, दोनों को, हालांकि विष्णु त्यागी जी ने की वाइफ हॉस्पिटल में थी और माने बीमार थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग में भाग लिया, मीटिंग में आए। विकास चौधरी जी दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से जैसे उनको पता चला तो वो सुबह सुबह ही फ्लाइट से आए हुए थे, उनकी भी मीटिंग थी तो उनको भी 1 बजे मीटिंग के लिए वो दोनों तैयार हुए। और ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ कहना चाहिए, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं मेरे भाई की, मैं क्रेडिट ले रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं कि अब एक परंपरा चल गई है कि अब जब चलाने की कोशिश किया हूं कि जब भी कभी ऐसा कुछ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और सीईओ के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा कुछ लिया जाएगा तो जो आईटीआई के संचालक हैं उनको भी साथ में लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि एक जूम मीटिंग की मर्यादा होती है ना, तो शायद वो गवर्नमेंट के लोग ज्यादा होते हैं, प्राइवेट कम होते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं अगली बार। लेकिन ये हमारी कोशिश तो नहीं, इसमें कोशिश आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो 2 प्रेसिडेंट हैं उनको उनकी इच्छा शक्ति को अब दिखानी होगी, उनको आगे आना पड़ेगा कि अब जब भी कभी हो तो दोनों साथ में आए। देखिए आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, है ना, मनभेद होना चाहिए, लेकिन आपका जो है तो आप मध्य प्रदेश के हो, दोनों अध्यक्षों से मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग बैठ करके ये चीज करिए कि जब भी कुछ नियम या कानून बनाए जाए तो आपको जरूर बुलाया जाए, आपका सलाह जरूर लिया जाए। मैंने ये प्रयास किया है और ये प्रयास सफल रहा है। आगे अब इन लोगों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है कि ये लोग कैसे जब भी कोई नियम कानून बनेगा तो उसमें रहे। तो एनओसी की एसओपी जो है तो नई जारी हो गई है और वो जल्दी ही हो जाएगी, और उसमें पुराने 2018 के जो नियम थे उनको हटा दिया गया है। उसके कारण से बहुत सारे जो आईटीआई वाले एनओसी नहीं पाए थे अब वो अगले साल एनओसी पा जाएंगे, है ना। एनओसी के अब देखिए एसओपी बनी है, अब उसको अप्रूवल लेने के लिए भेजा जाएगा, उसमें कुछ कमियां होंगी तो वो कमियों के होगा। हालांकि ये सब चीज़ें हैं और देख लिया, अच्छी है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें कि नेशनल एवरेज के चक्कर में आप आईटीआई को ना शिफ्ट कर सकते थे, ना टेट बढ़ा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो 2018 से माने एक नियम लाद दिया गया था जानबूझ करके, तो वो हटा दिया गया है और वो कुछ ही जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं चाहूँगा कि हर जोन से, देखिए मैं तो तैयार हूँ, चाहे वो रीवा जोन से एक आदमी आ जाए, एक जबलपुर से आ जाए, एक जो है तो आपके सागर जोन से आ जाए, एक ग्वालियर से आ जाए, एक
एक भोपाल से आ जाएं, एक इंदौर से आ जाएं, एक उज्जैन जोन से आ जाएं, एक बालाघाट से आ जाएं, सब कोई से इतने लोग न आओ, लेकिन हर जोन से एक एक अधिकारी, आप लोग ITI के डायरेक्टर एक एक आकर के एक थोड़ा सा भोपाल में मीटिंग कर लीजिए, आप लोग आकर के अपन बात कर लें, देख लें जो कमियां हैं। देखिए इस बीच में कई लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आप समझिए आपको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको कितना बता दूं कि आप कभी भी अगर आप आकर के मेरे साथ बैठें तो आप देखेंगे कि मेरे चैनल पर ईमेल पे जितनी शिकायतें होती हैं, खुद ITI वाले, एक ITI वाले का कितना करते हैं और फिर RTI लगती है, फिर खुलासा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता हूं। आज एक चीज़ बता दूं कि जितना, अगर आप मेरे को जानते हैं कि मैंने कितना बड़ा काम किया था, मैंने इसको कभी भी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन कल एक ऐसी मीटिंग में हुई बात तो बोले कि इसमें आपको बोलना चाहिए था। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4.0 आया है, उसमें सबसे बड़ा ले आने के लिए, इस देश में ITI को देने के लिए सबसे बड़ा हाथ मेरा था। आप मेरे 2022 और 23 के पूरे वीडियो आप निकालिए और देख डालिए, जिसमें मैंने सरकार को, अतुल तिवारी जी को, राकेश अग्रवाल जी थे उस समय पर और ये DG थे, सबको एक एक आदमी को बताया था कि अगर ITI की स्थिति सही करनी है और सही लाइन पे ले आना है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप कॉर्पोरेट के जगह में ITI को दीजिए। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, पुराने वीडियो पड़े हुए, पुराने न्यूज में पड़ा है, मैंने पूरा पुत्था बना करके दिया था, एक एक चीज दिया था कि ITI वालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास फैकल्टी है, उनके पास सब कुछ है और वो अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे लोग स्किल होंगे। इसको भारत सरकार ने माना था, NSDC ने माना था, PMO ने माना था, मंत्री ने माना था, DGT ने माना था कि हाँ ये चीज सही कर रहे हैं। कहीं न कहीं पर मैं कुछ चीजें करता हूं उसको मैं शो ऑफ नहीं करता हूं, है ना, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं। आप लोग पैसा कमा रहे हो, मैंने कभी नहीं कहा होगा कि आप चैनल को जो है तो डोनेट कर दीजिए, कुछ भी डोनेट कर दीजिए जिसके कारण चैनल हुआ है। मेरा देखिए आपसे खर्चा नहीं चलता है ना। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, खूब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाइए, है ना, अच्छे से चलाइए। शिकायतें हालांकि आ रही हैं, अब RTI लगने की भी आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि RTI लगाइए सर, इसमें ये कर दिया वो कर दिया, वो भगवान जाने। लेकिन एक चीज आज आपको खुले दिमाग से बता रहा हूं कि एक किसान जो होता है ना, उसकी खेत नहीं होती है, ठीक है ना, वो हल जोतता है ना जब और फसल उगाता है बंजर जमीन पे, तो जब वो उसका मालिक होता है ना, वो पूरा हिस्सा ले लेता है और उसको हिस्से में कुछ नहीं मिलता, बहुत छोटी सी मिलती है मेहनत के नाम पे, पर तब भी वो फसल को खराब नहीं करता है। तो वीरेश सिंह जो मेहनत करते हैं ना और जो देते हैं ना, उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाते हैं। ITI मेरे दिल में बसती है, मेरी जान में बसती है, मेरे खून में बसती है। मैं ITI का कभी भी अनहित नहीं कर सकता हूँ और ना करता हूँ। ये आपको लगता है, कभी आप मेरे कुर्सी पर बैठ करके न्याय करिए, लेकिन हाँ जो गलत कर रहा है, जो कुछ करेगा, ऐसे खरपतवार अगर हमारे फसल पे, हमारे ITI पे उग रहे हैं तो मैं निश्चित ही उनको उखाड़ूंगा, चूंकि मेरी जवाबदारी है। एक किसान जो है तो वो जब बीज बोता है उसमें खरपतवार उगाते हैं, तो जो अच्छी फसल उगती रहती है ना उसको वो खा जाते हैं, तो वो खरपतवार को उखाड़ता है। हो सकता है उस खरपतवार को उखाड़ते समय एक आध दो पेड़ धान के या गेहूं के टूट जाएं या समाप्त हो जाएं, तो वैसे मेरी भी स्थिति को आप समझिए कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मेरे को गलत लोगों को ख़त्म करने के लिए कुछ अच्छे लोग भी उसमें लपेट में आ जाते हैं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बहुत सारी फसलें बच जाती हैं। तो मेरा जो काम था वो किसान वाला काम है कि मेरे को मेहनत कुछ नहीं मिलती है ना, जो भी मेहनत करता हूँ सारा फसल जो है तो वो ठाकुर ले जाता है, जिसकी वो ज़मीन रहती है ना, जिसका वो ज़मीन रहती है, और मैं तो सिर्फ हल जोतता हूँ, मेरे भाई खाद उद डाल करके सब कुछ करके वो करता हूँ। तो मेरी स्थिति को जानिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो चला रहे हैं ईमानदारी से चलाइए, अच्छे से चलाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को आप 1 रुपये दान दीजिए, मैं और कोई भी ITI नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने परंपरा को निभाइए। तो आज ये मध्य प्रदेश के लिए था, और एक बार फिर से मैं दोनों अध्यक्षों को, श्री विकास चौधरी जी को और श्री विष्णु त्यागी जी को और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को मानी, मेरी मेहनत को मानी।
मानी और 26 तारीख को उसमें जो है तो वो लोग मीटिंग में अटेंड हुए और अपनी प्राइवेट ITI की बात को रखे। आगे भी ऐसे वो रखेंगे, इस परंपरा को चलाएंगे। अब एक बार मैंने जो है तो ये सारी चीज़ें कर दी, अब आगे बार बार करने के लिए उनकी जवाबदारी है और उनका जो है तो एक प्रयत्न और उनकी अब बात है कि वो आगे इस परंपरा को निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।